हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखिए, जैसे हम लोग मोशन मतलब मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मैकेनिक्स में भी जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मोशन काइनेमेटिक्स कहलाता है। और कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना हम स्टार्ट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होता है, कैसे किसी भी कोई भी एक ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करेगा स्पेस में, है ना। तो वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि ज्योमेट्रिकली हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, है ना, क्योंकि यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको सिखाया था कैसे उस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना, उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करें। चलिए अब वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। देखिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जो मोशन है, ऑब्जेक्ट के मोशन का कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है as one dimensional motion, या इसको हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरली ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेस करेगा ना, वो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन है, इसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। या 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन को ऑल्टरनेटिवली हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि जनरली अगर एक ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो पोजीशंस हैं, है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो पोजीशन होगी वो एक प्लेन में ही कन्फाइंड होगी, मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी कन्फाइंड विद इन अ प्लेन, तो इसलिए उसको मोशन इन अ प्लेन कह देते हैं। ऐसे ही या ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है। 3 डायमेंशनल मोशन को हम मोशन इन स्पेस कहते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर उसकी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। कैसे करेंगे हम ये कैटेगराइजेशन? कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल है, या 2 डायमेंशनल है, या 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मोशन का कैटेगराइजेशन है ये हमने इस बात पे किया है, मतलब इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। बेसिक नोटेशन जो है मोशन का वो क्या है, हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, बदल रही है, पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर के रिलेटिव उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई पोजीशन तो 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट की जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट ओरिजिन जहां पर हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर प्रेजेंट, ठीक है, ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इन 3 कोऑर्डिनेट्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट की पोजीशन की प्रोजेक्शन होगी एक्स एक्सिस पर, वाई कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन आएगी वाई एक्सिस पर, और इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन जेड एक्सिस। ठीक, तो अब जैसा मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हमको कैसे पता चलेगा पोजीशन चेंज होगी? ये कोऑर्डिनेट चेंज होगी, इसमें से एक कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, 2 चेंज हो सकते हैं, या तीनों चेंज हो सकते हैं। तो ये जो मोशन का कैटेगराइजेशन हमने किया है वो इसी बेसिस पे किया है कि वेदर ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरिंग विद टाइम, और 2 कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग विद टाइम, और ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर वेरिंग विद टाइम। ठीक है, तो उसी की बेसिस पे हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन
की क्लास में क्लासिफिकेशन किया था, कैटेगराइजेशन किया था ऑब्जेक्ट के मोशन। तो इसमें देखें, अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात करें तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब इफ एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम, उसका टाइम के साथ में चेंज होता है ना, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट will be a straight line. Path traced by object will be a straight line parallel to any of the coordinate axes. तीनों में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तीनों में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट के पैरेलल आएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये मान लीजिए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, लेट अस से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से मूव कर रहा है ना, इसको पॉइंट साइज मानिए, ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका जो पाथ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका जो पाथ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देखिए, ना तो इसकी वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्योंकि ओरिजिन से इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी वाई एक्सिस पे वो चेंज नहीं हो रही, जेड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगी वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगी वो चेंज होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। अगर इसका पाथ एक्स, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू। ऐसे ही मान लीजिए यहां से हमने ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ऐसे ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए, ना तो इसका जेड कोऑर्डिनेट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जेड एक्सिस पे वहीं आएगी परपेंडिकुलर, चाहे कहीं भी चला जाए, तो जेड प्रोजेक्शन चेंज नहीं होगी, इसकी पोजीशन की एक्स प्रोजेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो आप देखिए वाई प्रोजेक्शन और एक्स प्रोजेक्शन, मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ z कोऑर्डिनेट वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस के अलाउंग जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी, z कोऑर्डिनेट उसका वेरिएशन। तो अगर ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है, मतलब सिर्फ एक डायमेंशन के अलाउंग, एक एक्सिस के अलाउंग वो मूव कर रहा है, बाकी दोनों एक्सिस के अलाउंग उसका कोई मोशन नहीं। तो इसमें क्या होगा, जिस एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है सिर्फ वही कोऑर्डिनेट उसका, उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा वो वेरी करेगा सिर्फ, और बाकी के दोनों कांस्टेंट हैं। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। या जेड कोऑर्डिनेट के पैरेलल मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो एक्स और y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ z कोऑर्डिनेट जो है वो उसका वेरिएशन, ठीक है। और इसमें भी अगर x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो जो पाथ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगी, वन डायमेंशनल मोशन में पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ अगर x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, और सिर्फ z कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो वो जो पाथ है उसका वो z एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको इसलिए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। जो हमारा ये वन डायमेंशनल मोशन है इसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं बिकॉज द पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशनल मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल आएगा उसका जो पाथ है, ठीक है।
चलिए, तो अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑब्जेक्ट का मोशन वन डायमेंशनल मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन कहलाता है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो पाथ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जो कि किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो है मोशन इन अ प्लेन। तो अगर कोई दो कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करें, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, if any of the two coordinates vary simultaneously, मतलब एक ही टाइम पर कोई भी दो कोऑर्डिनेट वेरी करें, then motion is said to be two dimensional। अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट के कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना, वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। और इसको मोशन इन अ प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो प्लेन में कन्फाइंड होगा। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पहुंच जाता है, कोई भी पाथ ट्रेस करके यहां पहुंच जाता है, तो क्या होगा, मतलब सिर्फ एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा और वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, जेड कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इस प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्लेन में एक्स जेड प्लेन में, तो यहां से चलकर वो यहां पहुंच जाता है। ठीक है, या कोई और प्लेन है जो इस एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, उसमें भी, उसमें क्या होगा, मान लीजिए यहां से चलता है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का वेरिएशन होगा, है ना, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी प्लेन में कन्फाइंड हो, चाहे वो प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो प्लेन हमारा वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो प्लेन हमारा एक्स जेड प्लेन हो, या एक्स वाई के पैरेलल कोई प्लेन हो, या वाई जेड के पैरेलल कोई प्लेन हो, या एक्स जेड के पैरेलल कोई प्लेन हो, वो आप समझते हैं, है ना। तो मोशन ऑब्जेक्ट का जो है वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है क्योंकि ऐसे में जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जिन कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड वो प्लेन है, सिर्फ उन्हीं के अलावा उसकी प्रोजेक्शन चेंज होगी। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस एक्सिस के अलावा जो प्रोजेक्शन होगी, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेन में कहीं भी मूव करता है तो जेड कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया, एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, जेड कांस्टेंट। ऐसे ही मान लीजिए ये प्लेन ले लीजिए, तो ये प्लेन हमारा कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया ये, तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसे आप एक्सजेड प्लेन में ले लीजिए, मान लीजिए ये प्लेन हमारा एक्सजेड हो गया, वाई इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेन में मूव करता है तो उसका जो भी वाई कोऑर्डिनेट है सिर्फ वो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वो सॉरी वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज। तो अगर कोई सिर्फ दो कोऑर्डिनेट, कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो, वाई जेड हो या एक्स जेड हो, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन कहलाता है। इसमें लिख लीजिएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड, ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड विद इन द प्लेन bounded by two coordinate axes अब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होंगे, विच विल करस्पॉन्ड टू वेरिंग कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं तो प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कंफाइंड होगा, या अगर एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं तो एक्स जेड प्लेन में मोशन कंफाइंड होगा, या इसी तरह से अगर वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं सिर्फ, तो मोशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वाई जेड प्लेन में कंफाइंड होगा।
चलिए, जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन है हमारा वो 3D मोशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन। इसको मोशन इन स्पेस भी कहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब मतलब अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स, ऑल ऑफ दी 3 कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तीनों कोऑर्डिनेट्स का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ऑल दी 3 कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट all 3 coordinates vary with time, then motion of object is said to be 3 dimensional motion। और ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा ना, फ्रीली पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जेक्ट कहीं भी जा सकता है। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जेक्ट कहीं भी जा सकता है, तो उसका जो मोशन होगा, इसलिए वो मोशन इन स्पेस कहलाता है। अच्छा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन बताइए। एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, तो मान लीजिए कोई एक तार है, आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक तार बांध दिया और उस तार पे कोई इंसेक्ट क्राउल कर रहा है ना, तो वो उसका जो मोशन होगा वो सिर्फ उसी तार के अलोंग होगा, उसी कोऑर्डिनेट मतलब उसी एक्सिस के उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपने वायर बांधी है, तो उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, है ना। या मान लो कोई ऐसी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक रूम में मान लो आपकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस है, विड्थ है जो वाई एक्सिस है, और हाइट जो है वो जेड एक्सिस है। आप एक बॉल रोल करते हो उसकी लेंथ के अलोंग, है ना, कि सिर्फ उसकी लेंथ के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज करे, विड्थ ना तो बॉल की हाइट चेंज हो ना उसकी विड्थ के अलोंग वो मूव करे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करे लेंथ के पैर, तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, है ना। मोशन इन प्लेन, आपके फ्लोर पे कोई इंसेक्ट चल रहा है, तो फ्लोर तो 2 डायमेंशनल, प्लेन हो गया फ्लोर, है ना। जैसे अगर लेंथ को एक्स एक्सिस और विड्थ को वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो आपका जो फ्लोर है वो 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। तो उसमें कोई इंसेक्ट मूव करेगा तो उसका 2 कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे सिर्फ, या एक बॉल को आप ऐसे ही फ्लोर पे के अलोंग छोड़ देते हो तो सिर्फ कोई भी 2 कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे, है ना, तो वो मोशन इन प्लेन कहलाएगा। 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन पतंग उड़ा रहे हो आप, तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे, उसके पतंग के काइट के तीनों कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे। कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है कोई इंसेक्ट आपके रूम में, तो आप देखिए उसकी हाइट भी वेरी कर रही होगी, लेंथ के अलोंग भी उसका कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा होगा, विड्थ के अलोंग भी उसका कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा होगा। तो ऐसे जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स वेरी करते हैं वो मोशन 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है, और उसको मोशन इन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ द मोशन ऑन बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स of object are varying with time. If only one coordinates vary with time, we term the motion to be 1 dimensional or motion along straight line. If any of the 2 coordinates vary with time, we term the motion to be 2 dimensional or motion in a plane. And if all of the 3 coordinates vary with time, we term the motion to be 3 dimensional motion or motion in space. ठीक है, चलिए अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोशन की, कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मोशन की, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे, क्या चीजें हमको स्टडी करनी है ना, क्या फैक्ट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, फिगर आउट करने हैं बाय द एनालिसिस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हमको फिगर आउट करनी है बाय एनालाइजिंग इट्स मोशन, है ना। 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हम उसके मोशन को एनालाइज करके फिगर आउट करेंगे, जो ऑब्वियसली उसके मोशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। बस यहाँ पे क्योंकि हमने थोड़ा वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया है, 9th क्लास तक आप वेक्टर समझते नहीं थे, अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, है ना। तो बस उसी पर्सपेक्टिव में डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा एनालिसिस है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके हम सीखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया जाए या डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए। ठीक है,
बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐसी क्वांटिटीज हैं, मतलब इनसे मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट की जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जर्नी कितनी लंबी थी ना, क्या ड्यूरेशन थी उसकी जर्नी की, तो उसको जनरली ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंस बहुत बेसिक सा है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वो जो उसकी जर्नी में जो उसने, चलिए इसको बाय डेफिनेशन ही हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो मान लीजिए हम ये अपना, पहले तो हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिप्रेजेंट करना है ना, कि मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक इनर्शियल फ्रेम है, ओरिजिन पे हमने अपने ऑब्जर्वर को बिठा दिया है, और एक ऑब्जेक्ट जो कि अभी पॉइंट ए पर है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z में, वो पॉइंट बी तक जाना चाहता है जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1 मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स। इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2, z। ऑब्जेक्ट का मोशन मतलब इनिशियल पोजीशन ए है और वो फाइनल पोजीशन बी तक जाता है। अच्छा, ए से बी तक जाने में जो पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेस करेगा, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ के थ्रू ए से बी तक जा सकता है। मान लो वो चाहे तो ए से बी तक यहाँ भी जा सकता है, वो चाहे तो ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन के नाम जा सकता है, वो चाहे तो ए से बी तक ऐसे भी जा सकता है, वो चाहे तो ए से बी तक इस पाथ से जा सकता है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हम ए से बी के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए पोजीशन तो वही है, चाहे इस पाथ से जाए, 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 इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक पाथ मैं ले लेता हूं अभी ना, लेट अस कंसीडर एनी वन ऑफ द पाथ। मान लीजिए ये बात हमने ले लिया कि ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक जाता है थ्रू दिस पाथ। मैं क्या करता हूं, मैं इस पाथ को बहुत छोटे छोटे नेग्लिजिबल लेंथ के एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट कर देता हूं। बहुत छोटे छोटे नेग्लिजिबल लेंथ के एलिमेंट्स में, लेंथ एलिमेंट्स में या पाथ एलिमेंट कह दीजिए आप उनको, उसमें इसको तोड़ लेता हूं। तो अगर नेग्लिजिबल लेंथ के मैं ये एलिमेंट्स ले रहा हूं तो आपसे किसी भी फाइनाइट लेंथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे नेग्लिजिबल लेंथ के, तो इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के। तो ये यहां से यहां तक एक एलिमेंट ले लिया हमने, यहां से यहां तक, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर, ठीक है। और ऐसा क्यों किया है मैंने इसलिए किया, मतलब यहाँ पे इस तरह से कि पहला वाला जो है वो dl1 है, दूसरा वाला जो है वो dl2 वेक्टर है, तीसरा dl3 वेक्टर है, चौथा dl4 वेक्टर है, ऐसे मान लीजिए dln वेक्टर है एंड सो। तो हर एक स्मॉल एलिमेंट वो अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। इस पाथ के अलावा तो देखिए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इनफाइनाइट बार चेंज होगी, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ये जो पाथ है, इस पाथ के अलावा ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। इस पाथ के अलावा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैंने इसीलिए क्या किया, इसको छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट कर, इतने छोटे एलिमेंट में कि एनी dl टेंड्स टू 0, नेग्लिजिबल है ना। ये लिमिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टेंडिंग टू 0 मतलब 0 नहीं होगा, लेकिन इतना छोटा होगा कि हम उसको 0 के कंपैरेबल मान। ऐसे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में मैंने इस पूरे पाथ को डिसइंटीग्रेट
कर दिया। तो ये हर पाथ एलिमेंट को मैं अब एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकता हूं, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी ना, वो डायरेक्शन क्या लोगे, किसी भी पॉइंट पर लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन आएगी अलोंग द टेंजेंट है। जैसे यहां पर आपको निकालना है कि इस पॉइंट पर बताओ ये जो लेंथ एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इस पाथ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर देखना है तो इस पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे देखना है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो ईच डीएल वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। उस पॉइंट पर जहां पर वो डीएल लोकेटेड है आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डीएल एलिमेंट, और मैग्नीट्यूड उसका साइज हमको, लेंथ हमको बताए। ठीक है, अब मैं आपसे दो क्वांटिटीज कहता हूं। एक तो आप क्या करिए, हर एक नेग्लिजिबल जो लेंथ एलिमेंट है डीएल, उसका मॉड निकालिए विदाउट कंसीडरिंग। मॉड का मतलब डायरेक्शन नहीं लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में वो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करिए, और उसके जितने भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे जितने भी डीएल है, सबके मैग्नीट्यूड का सम कर लीजिए। तो ये गिवन फाइनाइट, जैसे मैंने बताया फाइनाइट पाथ की लेंथ में नेग्लिजिबल लेंथ के जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट क्वांटिटी सम करनी है, बताया था मैंने। ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी सम करनी है जो कंटिन्यूअस हो, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो इंटीग्रेट कर लेंगे हम डीएल को। तो अगर हम इन सारे पाथ की लेंथ को ऐड करेंगे ना, सारे डीएल एलिमेंट्स की लेंथ को ऐड करेंगे विदाउट कंसीडरिंग देयर डायरेक्शन, this will be equal to the length of actual path traced by object. This will be the length of actual path traced by object, और यही कहलाती है distance traveled by object during its journey, or distance traveled by object while moving from its initial to final position, है ना। तो पाथ की एक्चुअल लेंथ जो है वो इन सभी छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स के मैग्नीट्यूड का सम होगी। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि हर एक डीएल एलिमेंट का वेक्टर सम कीजिए। जितने भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स हैं, डीएल एलिमेंट्स हैं, इन सभी का वेक्टर सम कीजिए। वेक्टर सम मतलब आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है, आपको ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम नहीं करना है, यू ऑल्सो हैव टू कंसीडर डायरेक्शन ऑफ ईच डीएल एलिमेंट। आप क्या करोगे, उसी का हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर लेते हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग है ही सारे वेक्टर्स मैंने हेड टू टेल अरेंज कर रखे। ऑल डीएल्स आर अरेंज इन हेड टू टेल ऑर्डर। किसी भी एक अगले डीएल का जो टेल है वो उससे प्रीसीडिंग डीएल वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रही है। ऑल द डीएल वेक्टर्स आर अरेंज्ड हेड टू टेल ऑर्डर। अब अगर मुझको इनका वेक्टर सम करना है तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, by arranging them in order of their magnitude and direction, and from head to tail they are forming an open polygon. They are forming an open polygon. Then according to polygon law of vector addition, the closing side of the polygon drawn in reverse order. रिवर्स ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो सबसे पहला वेक्टर था इनिशियल पोजीशन पर, जो सबसे पहला वेक्टर था dl1 वेक्टर, उसकी टेल से और पॉइंट बी पर जो सबसे लास्ट वाला वेक्टर आया हमारा, उसके हेड तक हम ये वेक्टर ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा आएगा ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट while moving from initial to final position। ठीक है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हुए आपने जो भी छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स हैं डीएल, सभी के डायरेक्शन को कंसीडर किया, वेक्टर सम किया है आपने। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी बात करेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है। डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करते हुए हमने जो लेंथ एलिमेंट्स लिए थे डीएल, उनकी डायरेक्शन को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ हर डीएल एलिमेंट के लेंथ को ऐड किया था, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड किया था। तो हेंस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
सिंपल अलजेब्रिक सम किया है हमने, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक मूव कर रहा है बाय ट्रेसिंग एनी पाथ, तो डिस्टेंस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट ऑब्जेक्ट हैज ट्रेस्ड ना। जो भी उसने दूरी तय की है, जो रास्ता उसने ट्रेवल किया है, उस रास्ते की पूरी लेंथ को डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। और डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन की जो डायरेक्शन आएगी, उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन आप निकालोगे कैसे? ऑब्वियसली आपसे कहा जाए चलिए ये तो वेक्टर सम छोड़ दो, भूल जाओ कि हमको वेक्टर सम करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट कीजिए। आप क्या करोगे? इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन कैसे बनाओगे? मान लो ये डॉटेड लाइन जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यही दोगे ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी, वही हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, इसको मैं डी वेक्टर लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट को सिंपल एस लिख देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, इट विल बी इक्वल टू दी लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट के इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब मान लीजिए ए से बी तक ऑब्जेक्ट इस पाथ से जाता या इस पाथ से जाता, तो आप देखिए ऑब्वियसली हर एक पाथ की लेंथ जो आएगी वो डिफरेंट हो सकती है। हर एक पाथ की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये बात और समझिए कि बिटवीन एनी टू पोजीशंस देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस। आप इनफाइनाइट पाथ ड्रॉ कर सकते हो, हर पाथ की लेंथ अलग आएगी। तो किन्हीं भी दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट पाथ ड्रॉ करिए, हर पाथ की लेंथ अलग, तो हर पाथ के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट वो अलग आएगा। बट डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशंस विल बी यूनिक। क्यों? इस पाथ के लिए भी डिस्प्लेसमेंट तो यही आएगा, है ना भाई। आप ये छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट जो है में डिसइंटीग्रेट करोगे इसको, उनको बाद में लास्ट में ऐड करोगे, तो ये पहले वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। इस पाथ के लिए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही आएगा। तो जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ आप ड्रॉ करोगे, हर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम हो, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। वो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पाथ की लेंथ पे डिपेंड करेगा, कौन सा पाथ कितना शॉर्ट है, कौन सा पाथ कितना लंबी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ऐसा यूनिट सिस्टम में अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर ही होती है, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है। अगर डायमेंशंस की बात करें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड
बाय द कॉमन कम्युनिटी लेंथ ना, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों लेंथ है, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, ये तो हमारी अभी बेसिक नेचर की बात हो गई। अब मान लीजिए हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हों, तो भाई साहब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे पता करोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? हालांकि हम लोग कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो वेक्टर एनालिसिस में एक अलग से वीडियो मैंने डाली है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वहां से जाके सीख लो। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है ए, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है बी, जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, और ये मान लीजिए हमारा बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, और जैसा मैंने बताया पाथ तो कोई भी हो सकता है ना, तो डिस्टेंस तो हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमको पाथ गिवन होगा। अगर हमको पाथ ही डिस्क्राइब नहीं है ना, तो डिस्टेंस तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है इसे, तो डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कितना होगा। कैसे बताएंगे? ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये ऑब्जेक्ट ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो यही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो आएगा इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट अस से दिस टू बी डी लाइन। ठीक है, ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इनिशियल पॉइंट का, इनिशियल पोजीशन का, उसको आर ए लिख लें, फाइनल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है उसको आर बी लिख लें। तो आप देखिए तीनों वेक्टर मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन कौन से वेक्टर? इनिशियल पोजीशन का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फाइनल पोजीशन का वेक्टर, ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इस ट्राइंगल से कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ समझ पा रहे हो आप इस ट्राइंगल को देखकर कि नहीं? देखिए इस ट्राइंगल में ये दो वेक्टर हमारे हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज है। कौन कौन से? इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है आर बी, वो इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड है, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ है, उसको रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ कर रखा है हमने। उसकी टेल ए पोजीशन के पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए की टेल से, और हेड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आर ए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का वेक्टर सम होगा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा। और जैसा कि मैंने आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताया कि ए के x1, y1, z1 है, तो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो आप? बताइए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, क्योंकि जितना पोजीशन कोऑर्डिनेट है उतनी ही उसके पोजीशन वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी उस रिस्पेक्टिव एक्सिस पर। जितना x कोऑर्डिनेट है उतनी उसका प्रोजेक्शन आएगी x एक्सिस पर उसके पोजीशन वेक्टर की, जितना y कोऑर्डिनेट है वही प्रोजेक्शन हो जाएगी y एक्सिस पर पोजीशन वेक्टर की, एंड सेम फॉर z एक्सिस। तो x1 i कैप हो गया हमारा x कंपोनेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर का, y1 j कैप y component vector, z1 k cap z component vector, and on this basis of same ground we can write the position vector of b to be x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, because if x2 is the position coordinate of point b, that simply means इसके पोजीशन वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आएगी x एक्सिस पर उसका मैग्नीट्यूड x2 होगा। तो मतलब x2 i कैप इसका पोजीशन, इसका कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा x एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से अगर इसका y2 इसका कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस, तो y2 j कैप इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से z2 k कैप इसका z कंपोनेंट आ जाएगा। तो भाई साहब क्या हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ये नहीं लिख सकते फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर? का मतलब क्या हो गया? फाइनल पोजीशन वेक्टर x2 i कैप
प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप माइनस करेंगे इसमें से। तो देखिए आई कैप वालों का अलग डिफरेंस ले लें तो x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1। तो इस तरह से सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं अगर हमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी पता है तो, है ना। अगर फाइनल पोजीशन के पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और इनिशियल पोजीशन के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा, है ना। एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आप उम्मीद मैं करता हूं कि डिफरेंस समझ गए होंगे, है ना कि नहीं, समझ गए। अच्छा अब देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम अपनी ये क्लास यहीं एंड करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन वन डायमेंशनल है, अगर ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है तो हमको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उसके डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने में, है ना। कैसे वो देखिए कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। उसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट x1 आएगा, मान लीजिए इनिशियल y कोऑर्डिनेट y1 है और z कोऑर्डिनेट z1 है ना इनिशियल पोजीशन का। उसका फाइनल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट वही y1 रहेगा, z कोऑर्डिनेट वही z1 रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है मींस सिर्फ और सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो समझ रहे ना। मान लो यहां पे था और ये x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये x1 y1 z1 और ये x2, लेकिन y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो। तो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे ना तो हमको क्या करना है x2 माइनस x1 i कैप, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 j कैप आ जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 k कैप आ जाएगा। तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है ना। इसी तरह से अगर y के अलोंग हो रहा होता तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होता, y2 माइनस y1 j कैप आ जाता डिस्प्लेसमेंट, है ना। मान लो अगर सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ होता, ये भी हम कर ही देते हैं, x1 y1 z1 और वो y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे तो वो सिंपल आएगा y2 माइनस y1 j कैप, क्योंकि x1 के अलोंग भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, z कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर मोशन उसका z एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सिंपली z2 वेक्टर माइनस z1 सॉरी z2 माइनस z1 k कैप आएगा। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन में तो बहुत आसान है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होगा हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन तो सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। इस प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, लेकिन देखिए आप इसमें इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसमें इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन है तो आप कह दो कि स्ट्रेट लाइन है तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया, नहीं। इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा हो जाएगा, ये टू डायमेंशनल। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन सिर्फ तभी कहेंगे जब उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ या तो x एक्सिस के पैरेलल हो, y के पैरेलल हो या z के पैरेलल। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ऐसे मान लो आपके रूम के एक कॉर्नर से और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर तक कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ गया स्ट्रेट लाइन कह रहा हूं,
तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, वो मोशन 3 डायमेंशनल मोशन है। वहां पे तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, उसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन सिर्फ तभी होगा जब स्ट्रेट लाइन पाथ या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई के पैरेलल या जेड के पैरेलल, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 3 केसेस में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी थी बच्चों। बाकी जैसे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, बताते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना मतलब कितनी जर्नी थी, उसकी ड्यूरेशन ऑफ जर्नी कितनी थी। ऐसी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।